हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दिस इज चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हालांकि आपके 5 चैप्टर्स ही आ रहे हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड जो आपका टेस्ट स्टार्ट होंगे 21 सितंबर से, आपके लिए सिलेबस सेंड कर दिया गया है, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 चैप्टर्स, ओके। तो 3 डेज़ हम रिवीजन करेंगे और 3 डेज़ अपना सिलेबस कंटिन्यू रखेंगे, ओके। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे देयर विल बी रिवीजन, थर्सडे देयर विल बी सिलेबस एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे देयर विल बी रिवीजन, ओके, अंडरस्टूड। तो देन 6 चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स होता है कोई चीज़ किसी की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसे हम इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन मीन्स प्रोड्यूस्ड होना, इंड्यूस्ड होना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होना होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो इस फिनोमिना पर आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बन सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट को हम देख सकते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट से भी तो हम इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रिसिटी से क्या बना सकते हैं? मैग्नेट। क्या मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो इसका जो क्रेडिट है वो क्रेडिट जाता है फैराडे के लिए, ठीक है। फैराडे के लिए इसका क्रेडिट जाता है। हालांकि इसके बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन आज कुछ टॉपिक्स हैं। देखिए, ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पासिंग थ्रू द क्लोज्ड surface. The total number of electric field lines normally passing through the closed surface is known as electric flux. Similarly यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है। द टोटल नंबर ऑफ, देखिए मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास होंगी, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होंगी। सेम डेफिनीशन है, डेफिनीशन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स passing normally through the closed surface is called magnetic flux. तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होती हैं किसी सरफेस एरिया से या किसी क्लोज सरफेस से, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई वी से और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई इंटू ई से। सेम फार्मूला, सेम प्रोसेस होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पर, और इसी तरह जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पर डिपेंड करेगा। समझ में आया? सेम फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए बी इंटू ए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ क्लोज सरफेस, फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है। तो इस तरह देखिए क्लोज्ड सरफेस है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे पास हो रही? नॉर्मली पास हो रही हैं। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का और इसी के डायरेक्शन हमारा क्या है? एरिया का जो नॉर्मल है वो भी इसी डायरेक्शन में है। और नॉर्मल आप जानते हैं क्या होता है? नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसका? एरिया के प्लेन का, ठीक है। जैसे ये हमारा क्लोज सरफेस है, इसका एरिया ये तो है, इसका प्लेन यही तो है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो इसी जैसे जस्ट परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, तो इसी नॉर्मल के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है। तो
5 ई इक्वल टू इसका फार्मूला होता V इंटू ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E इंटू ए, यहाँ पर 5 इक्वल टू V इंटू ए। अब देखिए क्या है, अगर मान लीजिए इस एरिया को अभी हमारा नॉर्मली रखा हुआ है और इसको हमने घुमा के ऐसे रख दिया, ठीक है, या घुमा के ऐसे रख दिया, हमने इसको रोटेट कर दिया है, किससे, नॉर्मल से। और नॉर्मल हमने कितना रोटेट किया, थीटा एंगल रोटेट किया है। तो देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल हमने कंपोनेंट निकाल लिया, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा हमें कैलकुलेट करना है और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, बी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेस इक्वल टू, यहाँ से बेस का वैल्यू निकालेंगे तो बेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच कॉस थीटा। एच का और कॉस का क्या करेंगे, कॉस थीटा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेस इक्वल टू एच कॉस थीटा। एच हमारा कितना है, वी है, तो बी कॉस थीटा, ठीक है। जनरली ये तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, और नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, ये हमारा बी हो जाएगा। लेकिन डायग्राम आपको ऐसे बना, तो देखिए 5 ई इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा और एरिया भी कांस्टेंट रहेगा। डिपेंड किस पे करेगा, फ्लक्स भाई, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन। जो इस क्लोज सरफेस का नॉर्मल होगा, जो सरफेस का नॉर्मल होगा, इस एरिया का जो नॉर्मल होगा उसके बीच एंगल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो 5 ई इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कॉस में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होता है। कॉस में क्या, कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। आपने 11th पढ़ा होगा, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो वही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। बी ए कॉस थीटा, बी क्या है, मेरिट वेक्टर क्वांटिटी, ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और कॉस थीटा भी साथ में आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें ए वाला वेक्टर प्रोडक्ट वाला यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, समझे। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया। अब देखिए इफ़ द सरफेस एरिया इज़ नॉट यूनिफॉर्म, सरफेस एरिया मतलब नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब मान लीजिए अगर हमारा किस शेप में होगा, स्क्वायर शेप में सरफेस, तब भी हम क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर शेप में होगा, मान लो स्फीयर की शेप में होगा, तब भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एरिया कुछ इस तरह से हो तो इसका एरिया किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक इसका स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा और स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसका एरिया कितना ए, तो इस स्मॉल एलिमेंट का अगर पूरा एरिया ए है तो स्मॉल एलिमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी ए, ठीक है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो दोनों के बीच एंगल कितना, थीटा। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा क्लोज्ड, ये क्या है, क्लोज्ड, बी डॉट डी ए। भाई फार्मूला हमारा बे वही रहा, ए क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ए क्लोज बी डॉट डी ए, मतलब ए का एक ऐसा हमारा क्लोज्ड है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इसे हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। तो कभी कभार मतलब कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है कुछ बुक्स में, तो इससे और इसका मतलब एक ही है, ए भी सरफेस इंटीग्रल है और ए भी आपका सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। अब देखिए ऐसा यूनिट क्या होता है, तो 5 ई इक्वल टू फार्मूला ए होता है, बी का ऐसा यूनिट टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसे हम क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। भाई ऐसा यूनिट इसका होता है वेबर। क्यों होता है वेबर, वेबर क्यों होता है, क्योंकि वेबर इसलिए होता है, जो वेबर नेम के साइंटिस्ट से, उन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया था, मतलब इन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया, फैराडे की हेल्प की थी, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पूरा बताया, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, वेबर रख दिया गया, ठीक है। अब देखिए 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर 1 वेबर के इक्वल होता है, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी ऐसा यूनिट होता है, वेबर भी होता है। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बार बार पढ़ने से तो अच्छा कि वेबर एक ही बार पढ़ लें आप, ठीक है। अब देखिए CGS यूनिट क्या हो जाएगा, CGS यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो मैक्सवेल होता है CGS यूनिट, तो 1 मैक्सवेल इक्वल टू होता है 1 गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर।
गॉस होता है मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट, और एरिया का CGS यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मैक्सवेल, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अच्छा रिलेशन क्या होता है गॉस और वेबर में, तो देखिए 1 वेबर इक्वल टू होता है 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 टेस्ला को हम क्या लिखेंगे, 10⁴ गॉस। 1 मीटर स्क्वायर क्या लिखेंगे, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 वेबर, 1 टेस्ला को 10⁴ गॉस, और 1 मीटर स्क्वायर क्या लिखेंगे, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर, 4 और 4 क्या हो गया, 8 गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, मैक्सवेल के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, जगह क्या लिख सकते हैं, मैक्सवेल लिख सकते हैं। तो 1 मैक्सवेल लिखा जा सकता है। तो 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। क्लियर हो गया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सवेल एंड गॉस। अब देखिए कहाँ पर फ्लक्स हमारा 0 होता है, कहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग B कांस्टेंट रहता है, A कांस्टेंट रहता है, किस पे डिपेंड करेगा, कॉस एंगल ऑफ कोसाइन, एंगल ऑफ कॉस के एंगल पे डिपेंड करेगा, मतलब कॉस को बोलते हैं कोसाइन के एंगल पे डिपेंड करेगा। क्योंकि B कांस्टेंट, A कांस्टेंट, थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा मान लो 0 है तो कॉस 0 पर क्या होता है, कॉस का 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए BA कॉस थीटा जगह 0 पुट करेंगे, कॉस 0 को वैल्यू 1, B इंटू ए इक्वल टू BA, तो 5 मैक्स इक्वल टू BA, तो मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा B इंटू ए। अब देखिए फॉर 0 फ्लक्स सरफेस इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए 0 फ्लक्स के लिए सरफेस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। जब सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो जो सरफेस का नॉर्मल है वो कितना एंगल बनाएगा, 90, और हमेशा नॉर्मल से ही एंगल देखा जाता है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू जब 0 है तो फ्लक्स हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस के एंगल पर। जब कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस 90 का वैल्यू 0 है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए नेगेटिव फ्लक्स के लिए हम क्या करते हैं भाई, पैरेलल के लिए हमारा थीटा इक्वल टू 0 था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स सरफेस इज अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर नेगेटिव फ्लक्स के लिए सरफेस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अपोजिट के लिए थीटा इक्वल टू क्या होता है, 180। फिर से हमने फार्मूला उठाया, अगेन भी टेक द फार्मूला, 5 इक्वल टू VA कॉस थीटा। तो 5 इक्वल टू VA कॉस थीटा इन प्लस ऑफ थीटा विल बी 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री -1। तो 5 इक्वल टू B इंटू ए इन प्लस ऑफ कॉस 180 डिग्री -1। इस -1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे VA। तो दिस इज़ द नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स, ये नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स है। ओके, और BA क्या था, VA था पॉजिटिव मैक्सिमम फ्लक्स। तो पॉजिटिव मैक्सिमम फ्लक्स किस एंगल पे होता है, जब थीटा क्या होता है, 0 डिग्री, और थीटा 0 तभी होगा जब हमारा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, नेगेटिव फ्लक्स कब होगा, जब हमारा सरफेस जो है अपोजिट होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, जब सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है ना, थैंक यू, आ गया समझ में, ओके।